हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में यानी कि RWSSC एग्जाम्स में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़े और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं। और जितनी जल्दी आप ये काम करते हैं उतनी ही जल्दी हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार जी, नीलेश मैं आ चुका हूँ। काजल कटारिया गुड मॉर्निंग नहीं, हालांकि जब जागो तब सवेरा है, वैसे गुड इवनिंग हो रही है। जय महाकाल इंद्रजीत, अंशु मौर्य गुड इवनिंग, अनामिका गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं भाई, क्या चक्कर है? जागे हो क्या? अभी 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 जागे हो क्या? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार। SRT जिंदाबाद, जी हाँ बिल्कुल जिंदाबाद है राहुल। बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हम डेली बेसिस पर 25 प्रश्न करते हैं SSC CGL को टारगेट करते हुए। तो क्या रहेंगे आज की क्लास के 25 प्रश्न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं आज की क्लास का प्रश्न क्या है। ये सिमिलर सेट से है या आप कह सकते हैं एनालॉजी। वैसे ये चैप्टर एनालॉजी है, कुछ लोग इसे सिमिलर सेट भी कहते हैं, तो आप सिमिलर सेट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 25 में से 25 सही करोगे विश्व मास्टर? बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ आप सही करो। तो ये तीन संख्याएं 17, 51, 153 आपस में किसी एक आधार पर संबंधित हैं, सह संबंध दर्शाती है, को रिलेटेड है। सेम ऐसे ही ये तीनों भी को रिलेटेड है। तो ऐसा ही एक विकल्प होगा जिसकी तीन संख्याएं यही सेम रिलेशन दर्शाती होंगी, तो वो कौन सा है वही ढूंढकर निकालना है। तो देखो 17 तिया 51 होता है, सब जानते हैं। और यदि हम 51 में 3 का गुणा करें तो भी तो 153 ही बनेगा। 32 में 3 का गुणे तो 96 बनेगा। और 96 में गुणा 3 का करें तो 288। 6 तिया 18 की 8 हासिल 1, 27 एक 28। यस बिल्कुल सही है। तो ऐसा ही चाहिए हमको कि दोनों बार 3 का गुणा हो रहा हो। सर 16 तिया 48 ठीक है, लेकिन 48 तिया करें तो 3 अट्ठे 24 की 4, 2 हासिल है। और 4 तिया 12 और 1 13, सॉरी 15। क्या कर दिया मैंने? दोबारा से करना पड़ेगा। हाँ जी, इसमें 3 का गुणा करना है। 8 तिया 24 की 4, 2 हासिल। 4 तिया 12 और 2 14, 144 बनना चाहिए, इसने 154 लिखा है। ये नहीं है आंसर। देखो इसमें तो साफ दिख रहा है 3 का गुणा है, बस इसमें चेक कर लो। 3 तिया 9, 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। नहीं सर, नहीं बन रहा। इसमें देखो 3 का गुणा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 सही है। 3 छिक्के 18 की 8 हासिल 1, 6 और 1 7, 3 एकम 3। एग्जैक्टली ऑप्शन सी में गुणा 3 हो रहा है। ये आपका सही जवाब बन जाता है। सी आएगा जी। सिजुका की कसम। अच्छा, इसमें क्या आएगा? कसम खाकर बताओ ना जरा। बताओ भाई क्या आएगा इसमें। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर? 2024 एसएससी टियर 1 में आया हुआ सवाल है। पीडीएफ शो नहीं हो रही है? कहां पर शो नहीं हो रही है पीडीएफ? कहां पर शो नहीं हो रही है? एप्लीकेशन पे? क्यों नहीं होगी भाई? डेली भेजी जाती है पीडीएफ, तो शो होनी चाहिए। अच्छा, सी आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब 10 आएगा। हाँ, ऐसे ही कह रहे हैं ना। आइए देखिए कैसे आएगा 10। जैसे मैं जहां लाल पेन चला रहा हूं ना, केवल उतने जगह को देखना बस। देखो और मुझे बताओ, इसे मत देखना, ये लाइन मत देखना, बस इस लाइन लाल पेन को देखो और बताओ कितने हैं इसमें। इसर 3 है, 3। अब जहां पर नीला पेन चला रहा हूं उतनी जगह को देखना, जैसे यहां से लेके यहां तक एक त्रिभुज और बीच में लाइन बना दी। अब इसमें कितने हैं? कि सर 3 ना बेटा, इसमें 2 है। एक ये वाला और एक ये वाला, 2 हो गए। सर ये बड़ा वाला, ये तो इन 3 में भी तो गिन गया था। बात समझ पाए मेरी? तो अब ध्यान से देखना, मैं यहां पर फिर से एक लाल पेन चला रहा हूं, ऐसे करके बीच में पार्टीशन दे रहा हूं। आप सिर्फ इतने हिस्से को देखो, तो इसमें कितने निकलेंगे? कि सर 3 निकले। अब मैं यहां पर नीला पेन चलाता हूं ऐसे करके, ठीक है, बीच में पार्टीशन, कितने निकलेंगे? 3 ना, 2 ही निकलेंगे। एक ये वाला और एक ये वाला। इस सर बड़ा वाला, वो तो इन 3 में गिन गया था। देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10 ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो आपका पहले सही तो था सी, आपने आंसर बदला क्यों अपना? आपको 11वां कहां दिखाई देगा? इसमें 11 है ही नहीं है, 10 ही है।
आंसर बदल दिया लोगों ने बताइए, हद हो गई। चलो अब अगला सवाल देखना जरा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शब्द आइसोलेटेड में प्रत्येक स्वर को, कहता है इन द वर्ड आइसोलेटेड ईच वोवल इज रिप्लेस्ड बाय द सक्सीडिंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीसीडिंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप ऐसा करो, सबसे पहले इस वर्ड आइसोलेटेड को लिख तो लो, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड को यहां पर लिख लो, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णाक्रम में उत्तरवर्ती अक्षर से बदलना है, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णाक्रम में पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पिछले से, व्यंजन पिछले से और स्वर अगले से। स्वर अगले से बदला जाएगा तो आई से अगला जे, ओ से अगला पी, ए से अगला बी, ई से अगला एफ होगा। और व्यंजन पिछले से बदलना है पूर्ववर्ती से, तो एस व्यंजन है, इससे पहले आर आएगा, एल से पहले के आएगा, टी से पहले एस आएगा और डी से पहले सी आएगा। बदल दिया सर। ठीक है, अब देखिए उसने हमसे कहा इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में बाएं से तीसरे और बाएं से दूसरे, तो बाएं से तीसरा तो पी है और बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा तो आर है, के बीच अंग्रेजी वर्णाक्रम में कितने अक्षर होंगे, यानी कि पी और आर के बीच में, पी क्यू आर है ना, ऐसे तो होगा। तो पी और आर के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं कि सर एक आ रहा है। कितना आ रहा है कि सर एक आ रहा है। एक आपको ऑप्शन डी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में वीटीपीएम को 37 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। वॉइस नहीं आ रही, हाउ कम इट पॉसिबल। और सीजीएनके को 73 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में एमवीएलसी को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले आप जानते हैं जब कोडिंग नंबर्स में हो रही हो तो हमारा परम उद्देश्य, हमारा परम कर्तव्य यह होता है कि इनकी लेटर्स की वैल्यू जो होती है ना, प्लेस वैल्यू से जोड़े। जैसे ये 22 होती है ना, ये 20 होती है और ये 16 होती है और ये 13 होती है। जोड़िए 42, 52, 58, 68 और 3 71। सर 71 तो है, कहीं ऐसा तो नहीं अपोजिट के नंबर्स लिखे हो। तो बेटा अपोजिट के लिए ट्रिक बता रखी है ना हमने, इनका टोटल 71 आया है, किनका, इनका। तो आप ऐसा करो 27 में मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 से, करिए। 7 चौक 28 की 8, 2 हासिल, 8 और 2 10, 108 हो गया। उसमें से 71 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यानी कि अपोजिट का टोटल करने की जरूरत नहीं, अपोजिट का टोटल 37 आएगा। नहीं मानते तो मैं करके दिखा देता हूँ, आइए। आपको नहीं मानना है तो मैं करके दिखा देता हूँ, देखिएगा। मैंने हालांकि इसके लिए एक शॉर्ट्स भी बना रखा है, इसकी शॉर्ट ट्रिक के लिए। आपने शायद देखा है कि नहीं देखा, मुझे नहीं पता। आप यदि अपोजिट करोगे, V का अपोजिट E होता है, T का G होता है, P का K होता है, M का N होता है। ये 5 पर होता है, ये 7 पर होता है, ये 11 पर और ये 14 पर। जोड़ना जरा इन सबको, जोड़ो। 14 11 15 और 5 20 और 7, 14 11 25, 25 और 5 30 और 7 37। देखो 37 ही बना के नहीं बना, मैं गलत तो नहीं कह रहा था अब आ जाइए सीधे इस पे, एमवीएलसी पे। एम वी एल सी, आप अपोजिट लिखेंगे n, उसके बाद e, उसके बाद o, उसके बाद x, फिर नंबर लिखेंगे 14 5 15 24, जोड़ देंगे इन सबको। ये हो गए 44 54 और 58, 58 हो गए सर। जोड़ने के बाद कितने हो गए, 58। 58 ऑप्शन ए में गिवन है, आपका सही जवाब बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल देखेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग का ही सवाल है, लेकिन दैट टाइप इज डिफरेंट। सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है सवाल को देखिएगा। सवाल कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में टॉयज आर गैजेट्स, टॉयज आर गैजेट्स
को डीजे एसक्यू टीवाई के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। गैजेट्स आर मशीन को एमपीटीवाई डीजे के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में गैजेट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? ठीक है, अब देखो जरा, गैजेट को कूटबद्ध करना है मतलब गैजेट का कूट बताना है, मतलब कोड बताना है। तो गैजेट तो बेटा इसमें आया है, और कहीं पर आया है? हाँ सर, इसमें भी आया है, और कहीं पर आया है? सर, दो ही तो सेंटेंस है। लेकिन आप नोटिस करोगे तो देखो, इसमें गैजेट है तो इसमें भी गैजेट है, लेकिन आप देखोगे इसमें भी आर है और इसमें भी आर है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के जो कोड होंगे दो दो सेम होंगे। देखो डीजे एसक्यू टीवाई, देखो एमपी टीवाई डीजे, तो टीवाई डीजे इसमें भी है ना, और डीजे टीवाई इसमें भी है। देखो आप, इसका मतलब टॉय का कोड तो पता चल सकता है मुझे, कितना है? एसक्यू। मुझे मशीन का कोड तो पता चल सकता है, कितना है? एमपी। लेकिन गैजेट और आर के कोड कंफर्म नहीं है, वो नहीं पता चल सकते। इसलिए गैजेट का कोड कोई पूछे तो आप टीवाई मत बोलना, कहना टीवाई हो सकता है या डीजे हो सकता है। टीवाई या डीजे ऑप्शन कहाँ गया? सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आ गई बात सभी के? चलिए अगला सवाल फिर काउंटिंग ऑफ फिगर से ही आ गया, और आपको बताना है इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर फिगर? बताइए भाई कितनी है? बताइए कितनी है? 19 है, कोई कह रहा है 13, तो कोई कह रहा है 19। 19 13, 19 13, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई? ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। आप थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को इग्नोर मार दें कि ये है ही नहीं, इस लाइन को इग्नोर मार दें कि ये है ही नहीं, तो आप बड़ी आसानी से जानते हैं कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। कैसे गिनते हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल 16। इसमें 16 है, लेकिन जिसे मिटाया उसे मिटाया नहीं जा सकता, वो आत्मा की तरह अमर है। इसलिए इसकी वजह से एक ट्राइंगल ये बन रहा है विद पार्टीशन, तो ये 3 भी हो गए। 16 पहले से थे, 3 और हो गए, कुल मिलाकर कितने हो गए? 19। 19 ही सबसे बड़ा ऑप्शन भी है, इसलिए परेशान नहीं होना कि कुछ छिप रहा है या ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दी श्रृंखला सीरीज से है। बताएं, 2025 टीयर 2 में आया हुआ सवाल है, और आसान सा सवाल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। चलो बताओ जरा। 98 50 26 14 क्वेश्चन मार्क 5। श्रृंखला घटती जा रही है, और बड़ी स्पीड में घट रही है, धीरे नहीं घट रही है। स्पीड में घटने का मतलब कुछ डिवाइड हो रहा होगा। जैसे 98 में दो जोड़ लूं 100, 100 का आधा 50, 50 में दो जोड़ दूं 52, 52 का आधा 26, 26 में दो जोड़ दूं 28, 28 का आधा 14, 14 में दो जोड़ दूं 16, 16 का आधा 8, 8 में दो जोड़ दूं 10, 10 का आधा 5। बोलो आंसर आया कि नहीं आया? कि सर और कोई तरीका? सिंपल है, डिफरेंस कर लेना, उसके बाद डिफरेंस का डिफरेंस कर लेना, उससे भी हो जाएगा। ये आसान सा प्रश्न था। इतनी मेहनत करनी क्यों है? जब आंखों से खत्म हो सकता है तो पेन उठाने की जरूरत क्यों है उसमें? ठीक है, डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। विस्मिता वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टर्न्स राइट and walks 210 meter to reach the hospital. Find the shortest distance from her starting point to the hospital. Shortest distance पूछा जाए तो आपके लिए NESW ट्रिक होती है, आप जानते हैं, यानी कि नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट, उसके बाद साउथ, उसके बाद वेस्ट, ये ट्रिक होती है। ठीक है, ये ट्रिक होती है। जैसे यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूं, उत्तर है, पूरब है, दक्षिण है, और ये पश्चिम है, इस तरीके से। इससे ये कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल होता है। विस्मिता पूरब की ओर 200 मीटर चली, पूरब मतलब ईस्ट में आपको 200 मीटर लिख देना। ठीक है, फिर दाएं मुड़ी, इसका दायां ये रहा, 210 मीटर चली तो 210 मीटर लिख देना। अस्पताल पहुंच गई, बस दूरी बतानी है। तो इस पे कुछ है नहीं जो इसे काटे, इस पे कुछ है नहीं जो इसे काटे,
कुछ कटने वाला नहीं है तो दोनों को जोड़ दो, और ऐसे करके स्क्वायर करके जोड़ना होता है, रूट डालना होता है, जानते हैं ना। तो बताइए ये कितना हो गया कि सर ये तो हो गया आपका बहुत सारा हो गया, तो 40,000, 200 ही चलिए ना, 2 दूनी 4 हो गया, और ये जीरो बढ़ गए आपके कितने, इतने। ये कितना हो गया, 21 का वर्ग 441 हो गया, और एक जीरो, 2 जीरो बढ़ गए इसमें, ठीक है। अब बताइए कितना हो गया, ये हो गया आपका 40 और 44 84, 84, 84 और 1 तो है ही है, डबल जीरो हो गया, ठीक है। 84 100, 841 29 का रूट होता है ना, 29 का 29 का, 29 के आगे 2 जीरो में से एक जीरो निकल आएगा, 290 बचेगा कि नहीं। 290 मीटर ऑप्शन ए में दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है जी, ट्रिपलेट, बिल्कुल सही। 20 21 29। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल भी आपका डायरेक्शन से है, बट यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बिंदु दे रखे होते हैं, तो आपको इसका डायरेक्शन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। कहता है बिंदु ए बी से सॉरी, बिंदु ए बी से 35 मीटर पूरब में, बी जो है ना, सॉरी ए जो है ना, वो बी से 35 मीटर पूरब में, 35 मीटर पूरब में बिंदु ए, बी से पूरब में। बिंदु सी ए से 48 मीटर उत्तर में, सी जो है वो ए से 48 मीटर 48 मीटर उत्तर में आ गया, कौन, सी। बिंदु डी सी से 23 मीटर पूरब में, सी से 23 मीटर पूरब, हमने इधर बिंदु डी ले लिया। बिंदु डी ई से, ध्यान दो, बिंदु डी ई से 14 मीटर उत्तर में है, तो इसका मतलब बिंदु ई यहां पर होगा, उससे 14 मीटर उत्तर में ये डी आ जाएगा, यही तो कह रहा है वो, बिंदु डी बिंदु ई से 14 मीटर उत्तर में है। बिंदु ई एफ से 48 मीटर पूरब में है, ई एफ से 48 मीटर पूरब में, 48 मीटर पूरब में एफ से, इसका मतलब 35, ये तो एफ से 48 मीटर पूरब में तब होगा जब एफ यहां पर हो, तो उसके पूरब में ई 48 मीटर ऐसे करके आ जाएगा। भाई ये 48 मीटर ज्यादा होगा ना, क्योंकि ये 35 ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, बल्कि कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 58 बनेगा, और ये 48 से तो कम होगा, यानी कि एफ यहां पर होगा 48 मीटर, ठीक है। कह रहा है बिंदु ए से बिंदु एफ किस दिशा में है, तो आप देखिए बिंदु ए से देखा जाए यहां से, तो हमें एफ इस वाली दिशा में दिखाई दे रहा है, ये दिशा नॉर्थ होती है, ये दिशा वेस्ट होती है, बीच की नॉर्थ वेस्ट होती है, हिंदी में उत्तर पश्चिम कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, श्रृंखला सीरीज का सवाल है, आपको बताना है, सीरीज कौन सी, नॉन वर्बल की, आपको बताना है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर, बताइए। आप कहो तो मैं इसे जूम कर दूं, इतना जूम कर दूं आपको चीजें स्पष्ट तौर पर नजर आना शुरू हो जाएं, इतना जूम कर देते हैं, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, अभी तो आ रही होंगी ना स्पष्ट, नहीं तो और लीजिएगा, अभी तो आगे आ गई होंगी ना स्पष्ट, अरे अच्छा हो गया, अभी ठीक है, लगभग ठीक है। आप नोटिस करिए ये आकृति पूरी बंद है, इसका ये वाला हिस्सा एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन काट दी, देखो गायब कर दी 3 लाइन, ये रह गया बस, ये कट रह गया बस। अगले में क्या हुआ कि सर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन काट दी, तो देखो ये हिस्सा यहां से शुरू हो रहा है, देखो ये हिस्सा यहां से शुरू, अगले में भी 3 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन काट दी, तो ये हिस्सा यूं शुरू होगा, ऐसे ही शुरू हो रहा है, यहां से काटेंगे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, अब हिस्सा कहां से शुरू होगा पता है, यहां से शुरू होगा, ऐसे करके, तो यहां से शुरू इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, अब इन दोनों में आंसर क्या होगा, भाई देखो ऊपर आकृति जैसी है वैसी की वैसी रहनी है ना, इसमें नहीं है, देखो इसमें कट गई, इसका मतलब इसमें है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। मैं देखूं जरा कि आपका आंसर भी यही है,
बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अगला सवाल इज फ्रॉम द ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का सवाल है, इक्वेशन बेस्ड समीकरण पर आधारित। P एट दी रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, P एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, हैश का अर्थ बेटी है। ये इक्वेशन दी है, कहता है बी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो शॉर्ट ट्रिक की खूबसूरती ये है कि आपको रिवर्स आना है और उतना ही आना है जितना कहा जाए। जैसे बी और ई की बात चल रही है तो रिवर्स में बी तक ही आना, बस ज्यादा नहीं जाना। बोलिए हैश। हैश का मतलब क्या है? बेटी। बोलो मेरी बेटी। मेरी बेटी के बाद एंड का मतलब है पिता, तो मेरी बेटी के पिता कौन होंगे? मेरे पति होंगे, है भाई। मेरी बेटी बोल रहा हूं मैं, आप भी बोल रहे होगे, लड़की होने के नाते आप भी बोल सकते हो। मेरी बेटी के पिता मेरे पति हुए। मेरे पति के बाद एट दी रेट का मतलब भाई, मेरे पति का भाई मेरा देवर जेठ हुआ। मेरे देवर जेठ, देवर जेठ बस यहीं तक तो जाना था। देवर जेठ को क्या कहते हैं? पति का भाई। पति का भाई ऑप्शन डी में दे रखा है, करेक्ट आंसर बन जाता। मैं आगे जाना चाह रहा था, बी तक ही रुकना था उसमें। समझ पाए बात को? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा सवाल है, स्टेनो में आया 2024 शिफ्ट 1। एक बढ़िया सवाल है, देखना जरा क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देखिए। हिमांशु बेटा आप उसे रिपीट करके देख लेना रिकॉर्डेड क्लास में, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यही टीचर समझा रहे होंगे और बिल्कुल इसी अच्छी तरीके से समझा रहे होंगे, समझ में आ जाएगा। सवाल ये है, each of the 7 persons FGHK element has a different age. Only 2 persons are older than M. Only 2 persons are younger than K. The age of K is multiple of 10. अमन शर्मा क्या कह रहे हो? बार बार कमेंट। चैलेंज वाले क्वेश्चन नहीं है मेरे पास बेटा, अभी वो नहीं है। आपको क्या चैलेंज करूंगा? आप तो होशियार बच्चे हो। सर 2 क्वेश्चन को चैलेंज देना प्लीज एक बार, मैं वो आपको दिखाना चाहता कि कहाँ भेजूं प्लीज सर। आज का टाइम क्या मतलब? ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है कि चैलेंज चल रहा है? चलिए अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को। कहता है 7 व्यक्ति हैं यहां से लेके यहां तक, प्रत्येक की आयु भिन्न है, मतलब अलग है। आंसर देना शुरू कर दिया आपने? किसने दिया है सबसे पहला आंसर? रामू। 15 आंसर दे रहे हैं। और बताओ और कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा है भाई? पढ़ रहे हैं क्या सवाल को? सवाल कहता है कि केवल 2 व्यक्ति एम से बड़े हैं, यानी कि केवल 2 व्यक्ति एम से बड़े हैं। केवल 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति ये और एक व्यक्ति ये, केवल 2 ही व्यक्ति हैं जो एम से बड़े हैं, मतलब बाकी सब छोटे होंगे। तो टोटल थे कितने के सर? 3 और 3 6 और 1 7 थे। अभी कितने हो गए? 1 2 3, यहां पर आएगा चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां। 7 व्यक्ति हो जाएंगे। उसने कहा एम से केवल 2 ही व्यक्ति बड़े, और कह रहा है केवल 2 व्यक्ति के से छोटे हैं। तो के से छोटे केवल 2 व्यक्ति कब होंगे? एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति, केवल 2 व्यक्ति कैसे छोटे हो गए? के की आयु 10 का मल्टीपल है, याद रखना इस बात को। के की आयु 10 का मल्टीपल है, गुणज है। सबसे छोटा 12 वर्ष का है, तो सबसे छोटा तो यहां आएगा ना, यहां पर लिख दीजिए। उसका नाम तो आपको नहीं पता, लेकिन आप लिख दीजिए कि वो 12 वर्ष का है, सबसे छोटा व्यक्ति। कहता है एफ सबसे बड़ा है। यदि एफ सबसे बड़ा है तो एफ को तो सबसे आगे ले ही जाना चाहिए, एफ सबसे बड़ा हो गया। फिर कहता है एन एल से बड़ा है, अलग से लिखना पड़ेगा। एन एल से बड़ा है, एन एल से बड़ा है, लेकिन एच से छोटा है। कौन? एन। एच से छोटा कर दिया हमने। एन एल से तो बड़ा है लेकिन एच से छोटा है। आगे उसने एक बात और कह दी, एल सबसे छोटा नहीं है, मतलब एल यहां नहीं आ सकता, सबसे छोटा नहीं है। अब मुझे बताओ, एच उसके बाद एन उसके बाद एल को रखना है, तो मैं कैसे रखूं? सर एच को यहां रख लो, एन को यहां रख लो और एल को यहां रख लो। सर आपने एच यही क्यों रखा? यहां रख लेते, फिर एन यहां रख लेते, फिर एल यहां रख लेते, तो एल सबसे छोटा हो जाता ना, इसलिए नहीं रखा हमने उसे वहां। ठीक है,
आगे कहता है सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति की आयु का योग 42 ईयर्स है। सबसे छोटे अच्छा, सबसे छोटे व्यक्ति का नाम लिख लो पहले। एक व्यक्ति रह रहा है ना आपका, जी रह रहा है शायद, उसका नाम यहां पर आ जाएगा, वो हो जाएगा सबसे छोटा। अब दोबारा पढ़िए इसने क्या कहा था। कहता है सबसे छोटे यानी कि ये, और दूसरे सबसे बड़े यानी कि ये, कि आयु का योग 42 ईयर्स है। इसका मतलब ये 12 है, तो पक्का पक्का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति 30 साल का होगा, तभी तो 30 और 12 42 बनेगा। समझ में आई आपको मेरी बात? इसे तो हटा ही दो, ये तो सेट हो ही गया है। इसने कहा एल की संभाव्य आयु क्या हो सकती है, मींस व्हाट इज द प्रोबेबल एज ऑफ एल। एल की संभावित आयु बतानी है आपको। आपको याद है एक पॉइंट हम छोड़ कर आए थे, ये वाला, के की आयु 10 की मल्टीपल में होनी है। बेटा के की आयु 10 की मल्टीपल में होनी है, ये 30 साल का है, ये 12 साल का है, और के इन दोनों के बीच में आना है। यानी कि के 12 साल से बड़ा होगा और 30 साल से छोटा होगा। सही बात है ना? और के की आयु 10 के मल्टीपल में भी आनी है, तो 12 के बाद 10 का मल्टीपल या तो 20 आता है या 30 आता है। 30 तक जाना नहीं है, तो इसका मतलब के की आयु कितने वर्ष की हो गई? 20 साल की। 10 का मल्टीपल है ना 20, इसमें और कोई होता ही नहीं। 12 के बाद 20 ही आएगा ना। 12 से आगे जाकर देखें तो 10 का मल्टीपल 20 है क्या 30 है? 30 तक जाना नहीं, तो के की आयु 20 हो गई। एल की संभावित आयु चाहिए बेटा। 12 साल से बड़ा होगा एल और 20 साल से छोटा होगा। 12 साल का हो नहीं सकता, 12 साल से कम का हो नहीं सकता, 20 साल से छोटा होना है तो 21 का हो नहीं सकता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? थम्स अप कर देंगे एक बार यदि बात समझ में आ गई है तो कीजिए थम्स अप और बताइए। अब आप देख रहे हैं एनालॉजी का सवाल है आपके सामने। एनालॉजी सादृश्यता लेकिन नॉन वर्बल की, ठीक है। इसका संबंध, ए का संबंध बी से जिस आधार पर है उसी आधार पर सी का संबंध डी से आपको बनाना है। नोटिस करिए ये वाली जो आकृति है वो 180 डिग्री घूम गई, पूरी 180 डिग्री आप कह सकते हो अपोजिट हो गई। तो इसका मतलब ये भी अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट होकर नीचे, अपोजिट होकर नीचे हो जाएगा। तो नीचे इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नीचे नहीं है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ये वाली आकृति यहां से इस कोने पर आ गई है और पलट गई, ऐसे करके पलट गई। देखो पलट गई, तो ये आकृति यानी कि पी भी यहां आ जाएगा और पलट जाएगा। पलट गया, तो पलटा हुआ इसमें नहीं है, पलटा हुआ इसमें है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या कहते हैं? सही है? समझ में आ गई बात? तो अमन भेज देना बेटा, उसे ग्रुप पे भेज देना, दिखाना चाहते हो तो, ठीक। अगला सवाल इज फ्रॉम दिस सिटिंग अरेंजमेंट। 7 व्यक्ति हैं ए से लेके जी तक, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। डी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, मतलब डी यदि यहां पर है तो उसके दाईं ओर मींस राइट साइड में केवल और केवल 2 ही व्यक्ति बताए गए हैं। यानी कि अब ये कोना आ गया, किनारा आ गया। कौन सा किनारा आ गया? राइट वाला, राइट हैंड वाला कॉर्नर आ गया। अच्छा, ये 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 व्यक्ति टोटल हो गए, और ये लेफ्ट का किनारा। आगे पढ़े तो कहता है जी डी के ठीक बगल में बैठा है। बेटा जी यहां भी बैठ सकता है और यहां भी बैठ सकता है, डी के ठीक बगल में। कहता है ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। देखो जी 2 जगह बैठ सकता है ना। मान लो मैं यहां से जी को हटा दूं, अब देखना जरा, ए और जी के बीच 3 व्यक्ति कैसे बैठाओगे? 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, फिर ए, जगह ही नहीं है। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, फिर ए, सर जगह ही नहीं है। इसका मतलब ये जी गलत है बेटा, जी ये वाला सही होगा। जी यहां होगा तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, फिर यहां ए बिठाया जा सकता है। ए और जी के बीच 3 व्यक्ति हो गए, ठीक है। फिर कहता है बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो बेटा बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, अभी हम नहीं बिठा रहे। कहता है ई सी के ठीक बगल में नहीं है, छोड़ दीजिए। एफ जी के ठीक दाईं बगल में बैठा है, एफ जी के ठीक दाईं बगल में हमने यहां पर बिठा दिया, ठीक है।
अब पीछे आ जाइए, बी और सी के बीच केवल दो व्यक्ति, तो बी इधर और सी इधर, दो व्यक्ति आ गए कि सर बी सी की जगह नहीं जा सकता क्या? बिल्कुल जा सकता है। आगे कहता है ई सी के ठीक बगल में नहीं है। अब ये बताओ ई है कहाँ? सर जो खाली जगह बची है वहां पर आएगा ई। तो उसने कहा ई सी के बगल में नहीं है, ये तो सी के बगल में आ गया। हमें पता है ना हम बी को यहां ला सकते हैं। अब यहां पर बी को ले आइए और यहां पर सी को, यहां पर सी को, यहां पर बी को, बात ही खत्म हो जाती है। कहता है ए के बाईं ओर ठीक बगल में, ए के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? सी बैठा है। ऑप्शन बी में दिया है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलिए बात समझ में आ गई सभी के? अच्छा सवाल है ये भी। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल आता है कैलेंडर चैप्टर से। क्या कहता है क्वेश्चन? पढ़िए ध्यान से। हाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी ला रहे हैं ईशा भारती, अभी आएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? सब कुछ है, डोंट वरी। कहता है यदि 1 मार्च 2012 को बृहस्पतिवार था तो 1 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये पूछ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करना है इस सवाल को। उसने कहा 1 मार्च 2012, 1 मार्च 2012 बृहस्पतिवार था, तो हमने बृहस्पतिवार लिख लिया। 1 फरवरी 2016, 1 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो लगभग 4 साल बढ़ रही है, तब ऐसे केस में हम क्या करते हैं आप जानते हैं ना, ये तारीख सेम रखते हैं, ये महीना भी सेम रखते हैं मार्च, लेकिन साल वहां पहुंचा देंगे जहां की बात हो रही है, मतलब 2016। ठीक है, अब देखो तारीख सेम, महीना सेम, साल 4 बढ़ी तो 4 दिन तो सीधे सीधे बढ़ेंगे, प्लस इनमें से एक लीप और माननी पड़ेगी आपको। 2016 आपके लिए लीप वर्ष है, इसलिए एक दिन और बढ़ेगा। टोटल कितने बढ़ेंगे? 5। आप कहोगे सर 2012 भी तो लीप है, नहीं, क्योंकि आप मार्च से शुरू कर रहे हो, फरवरी निकल चुकी है। इसमें आप मार्च तक गए हो तो आपने फरवरी को गिना हो, इसलिए 2016 हमारे लिए लीप है। तो 5 दिन आप बृहस्पतिवार में जोड़ दीजिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार आ जाएगा। बट क्या ये आंसर है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम तो 2012 से निकल गए और 1 मार्च 2016 पर पहुंच गए, लेकिन यदि आंसर चाहिए तो 1 मार्च से पीछे जाना पड़ेगा। अब 1 फरवरी पीछे 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 जाओगे तो आप देखो, पीछे जाना पड़ेगा, उल्टे दिन निकालना थोड़ा कठिन होता है, तो आप सीधे चलो 1 फरवरी से 1 मार्च चलो, 1 फरवरी से 1 मार्च। मुझे बताओ फरवरी का महीना 2016 की फरवरी है, 29 दिनों का होगा? जी सर। एक दिन खत्म हो गया, बचे 28, 28 का मतलब 0, फरवरी खत्म। मार्च आ गया, मार्च में 1 तारीख तक जाना है, 1 ले लीजिए, 0 1 1 हो गया। अब ये एक दिन जो है ना बेटा, क्योंकि आप मार्च से पीछे की ओर जा रहे हो फरवरी, तो घटाना पड़ेगा, और एक दिन जैसे ही घटाओगे मंगल में से तो दिन आ जाएगा सोमवार। सोमवार को अंग्रेजी में मंडे कहा जाता है, और ऑप्शन डी में आपको मंडे दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आ गई बात सभी के? चलिए अगला सवाल। बच्चे कह रहे थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड भी है और पेपर में आया हुआ सवाल भी है। पहले एक बार इंग्लिश में दिखा देते हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज लाइक एक्सपीरियंस्ड गार्डन। यहां से शुरू है सवाल, यहां से शुरू है। कह रहा है लाइक एक्सपीरियंस्ड गार्डनर्स, गार्डनर जी practices crop rotation to maintain soil fertility, thereby increasing the richness and diversity of plants। ये हिंदी में शायद कम समझ में आए, इंग्लिश में कुछ शब्द हैं जो आपको बेहतर समझाएंगे। वो ये कह रहा है लाइक एक्सपीरियंस्ड गार्डनर, किसी अनुभवी माली की तरह। गार्डनर जी, जी माली जी नाम का माली, प्रैक्टिसेस अभ्यास करता है, क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, मतलब फसलों को बदल बदल कर उगाने का प्रयास करता है, अभ्यास करता है। मतलब इस बार ये फसल उगा ली, अगली बार फिर ये नहीं उगाएगा, कुछ और उगाएगा।
फिर अगली बार कुछ और होगा, ऐसे बदलता रहता है, क्रॉप रोटेशन होती रहती है। टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, जो मिट्टी की वो है ना उपजाऊपन, उसको मेंटेन करने के लिए, देयर बाय इंक्रीजिंग द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, इससे क्या होता है कि पेड़ पौधे में क्या होता है, समृद्धि होती है और विविधता बढ़ती है। हिंदी में भी पढ़ा देता हूं, कह रहा है अनुभवी बागवानों की तरह बागवान जी जो है वो मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए सस्यावर्तन मींस क्रॉप रोटेशन का अभ्यास करता है, जिससे पौधों की समृद्धि और विविधता बढ़ती है। आप भी जानते होंगे, यदि आप गांव से आते हैं, किसान फैमिली से आते हैं, तो आप ये बात अच्छे से समझते होंगे कि एक ही फसल लगातार आप एक ही भूमि पे करोगे तो वो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी, उनको बदलते रहना चाहिए। तो ये उसी की बात कर रहा है कि एक बागवान जी है, एक माली जी है, वो ये काम करता है, एक अनुभवी बागवान की तरह काम करता है। तो कह रहा है दिए गए कथन से निम्नलिखित में से क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान ऐसा कुछ है जो स्पष्ट रूप से कथित नहीं है, लेकिन कथन में दिए गए तथ्यों जानकारी से प्राप्त किया जा सकता है। पहला अनुमान, बागवान जी के बगीचे में समृद्ध और विविध पौधों की वृद्धि संभवतः सस्यावर्तन मींस क्रॉप रोटेशन के अभ्यास से प्रभावित है। एग्जैक्टली ये तो हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो ये अनुमान तो हम लगा ही सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा करता है तो उसी से प्रभावित होनी चाहिए। अगले में कह रहा है सर्वोत्तम बागवानी अभ्यासों के लिए बागवान जी क्षेत्र के अन्य बागवानों से परामर्श लेता है। क्या ऐसा कथन में कुछ भी बताया गया कि अन्य बागवानों से ये परामर्श कंसल्टेशन लेता है? नहीं। तो ये बढ़ चढ़कर लगाया गया अनुमान सही नहीं होता, केवल पहला सही निकलेगा, इसलिए ऑप्शन बी। बताओ कितने लोग थे ऐसे जिन्होंने सही जवाब दिया? ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने सही जवाब दिया? समझ में आ गई बात सभी के? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक प्रेस सम्मेलन में 28 व्यक्ति मौजूद हैं। गणितीय तर्क शक्ति मैथमेटिकल रीजनिंग से आता है, मुझे लगता है सबको आता होगा इसका आंसर, फटाफट से आंसर कर दो। एक प्रेस सम्मेलन में 28 व्यक्ति मौजूद हैं। सम्मेलन के बाद सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं। उनमें से 7 व्यक्ति हाथ मिलाने से मना कर देते हैं कि भैया कोविड चल रहा है, मैं नहीं मिलाऊंगा। तो कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए गए जानते हैं? इसे कैसे निकाला जाता है? सेकंड निष्कर्ष फिर पढ़ो सर। बेटा मैंने तो पढ़ लिया, आप पढ़ो और अपनी समस्या मुझे बताओ, इसका समाधान मैं आपको करके दे दूंगा। मुझे पढ़वाओ मत, मैंने तो पढ़ रखा है। आप बताओ कि समस्या कहाँ आ रही है आपको, उसका समाधान मैं जरूर करूंगा। तो बेटा 7 ने तो मना कर दिया ना 28 में से, तो 21 ही रह गए हैंडशेक करने के लिए। हैंडशेक करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। 21C2 21 लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट करने के तरीके। 21 को 2 बार डिक्रीज कर दो, यानी कि 21 गुणा 20 लिख दो, और 2 को रेज कर दो, यानी कि 1 से बढ़ाते हुए 2 तक ले आओ। इससे ये कट जाएगा 10 बार, 10 का गुणा 21 से होगा, आंसर आ जाएगा 210। यानी कि कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए गए? 210। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बोलो जी, समझ में आ गई बात सभी के? बिल्कुल एस्पायरेंट को जरूर। ये वाला पेन बेटा ये किसी काम का नहीं रहेगा आपके, क्योंकि ये इसमें इंक नहीं है, ये तो डायरेक्ट डिजिटल बोर्ड पे चलता है। पेन जरूर देंगे आपको, जो कहता हूं ना मैं अक्सर कि सवाल का जवाब देने वाले को पेन प्राइज में मिलेगा, वो वाला पेन जरूर देता हूँ, प्राइज वाला 100%। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, और बताओ इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? ड्रोन चोर आ रहे हैं रात में, कहां पर आ रहे हैं? हाँ जो रोज वाला, ठीक है, वो तो जरूर मिलेगा। नो आंसर आएगा। वेरी गुड। अच्छा हमें दिखता है 7 चौक 28, देखिए 7 तो दिख रहा है, चौक मतलब 4 कहाँ है? सर इस 3 में 1 ज्यादा कर लो, 3 और 1 4 हो गया, इसका इससे गुणा कर दो तो 7 चौक 28। 8 में 1 ज्यादा कर लो, 9 हो गया, इस 9 का इस 9 में गुणा कर दो, 9 नाम 81। अब एक बात बताओ, 5 दाई 10 होता है क्या? नहीं होता है, यानी कि गुणा 10 से हुआ होगा तभी तो 50 बनेगा। 5 दाई 50 होता है, 10 नहीं, सॉरी, 5 दाई 50 होता है। तो यहाँ 10 कैसे बना होगा? 9 पहले से लिखा होगा हमने, फिर 1 बढ़ाया होगा तभी तो 10 बना होगा। तो यहाँ 9 होगा, 9। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? 9 होगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 8 वाले थे क्या? कुछ लोग 8 कह रहे थे क्या? अच्छा और कोई तरीका था क्या? 7 या 21, 21 में 7 जोड़ दें
7 या 21, 21 में यदि हम 7 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 28। 9 अट्ठे 72, 72 में 9 जोड़ देंगे तो 81 हो गया। 9 पंजे 45, 45 में 5 जोड़ देंगे तो 50 हो गया। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, दैट इज फ्रॉम दी इनइक्वालिटीज, असमानताओं से आता है। और भैया एसएससी अब खूब पूछ रहा है इसे अपने पेपर में, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाँ, दोनों तरीके हैं उसे करने के, कैसे भी कर सकते हैं। आंसर सही होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। सर जा रहे हैं रवीना? हाँ जी, देखिए बी बड़ा है ए से, तो बी से ए तक जाएंगे, रास्ते में थर्ड, फर्स्ट, सेकंड मिली। फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट का मुंह बी की तरफ खुला है। फर्स्ट मानी है, फर्स्ट का मुंह बी की तरफ खुला है, तो कैसा होगा ये? सही होगा। समझ में आई बात? कहता है सी छोटा है एफ से, यदि आप सी से लेके एफ तक जाएंगे, यहां से यहां तक, तो आपको थर्ड मिली, फर्स्ट मिली, सेकंड मिली। फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट का मुंह सी की तरफ खुलना चाहिए। फर्स्ट मानी है, सी की तरफ मुंह नहीं खुला है, तो ये गलत होगा। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। प्यारे साथी बोलो ये बात समझ में आ गई सबके के नहीं आ गई? इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। जो यदि आपने चैप्टर पढ़ा है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। इसमें आपको नहीं पढ़ा है तो जरूर दिक्कत होगी भाई, ठीक है? क्योंकि फिर नहीं समझ में आता ये कहना क्या चाह रहा है, फिर नहीं समझ में आता कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। स्कैनिंग में ये ढंग से आया नहीं है ना, ये चौकोर ऐसे कागज है। ये आकृति काटी है, सॉरी पहले इसको फोल्ड किया, फिर ऊपर से फोल्ड किया, फिर ये आकृति काटी। जब इसे आप ऊपर खोलोगे तो ये वाले एरो अपनी इमेज बना लेंगे, ऐसे क्या नहीं? ये वाले एरो अपनी इमेज बना लेंगे। यहां पर बनाएंगे तो यहां पर भी अपनी इमेज बनाएंगे ऐसे करके, यहां पर भी अपनी इमेज बनाएंगे ऐसे करके, है कि नहीं? ऐसे करके, ऐसे करके। तो टोटल 8 एरो चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा रहे होंगे। ये दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पीठ नहीं दिखा रहे। ये दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को पीठ नहीं दिखा रहे। दो ऑप्शन बचे। अब देखो ये भी तो एक आकृति थी, ये ऊपर जाएगी तो कुछ इस तरीके से यहां पर दिखाई देगी कि नहीं देगी? उल्टी, तो उल्टी इसमें है और दो हो जाएंगी वो उधर जाकर, दो इसमें है। देखो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, दो है, सब ठीक चल रहा है। फिर कहां गड़बड़ हो रही होगी? इन एरो में हो रही होगी। देखो जरा, ये एरो एक दूसरे की तरफ देखने चाहिए। देखो ये दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, बल्कि एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये नहीं बनेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो जी क्लियर हो गई बात के नहीं? तो एलिमिनेशन से काम करिए, पेपर कटिंग फोल्डिंग में बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। एलिमिनेट करो ऑप्शन को, जो हमारे मतलब का नहीं हो सकता उसको हटाओ। वो यहां कर क्या रहा है, उसको हटाते जाओ, हटाते जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, क्या पूछता है? रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं, कह रहा है संख्या 6, ये 6 ही तो पढ़ा जाता है, 5 6 के विपरीत फलक पर आने वाला रोमन संख्या ज्ञात कीजिए। अभी 6 से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने देखा दोनों में थर्ड कॉमन है, मैंने देखा दोनों में फिफ्थ कॉमन है, तो फिर जो बच गया वो आपस में अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 6 और सेकंड, तो 6 के अपोजिट में सेकंड होगा। सेकंड मतलब ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। जी भाई बताइए क्या कहते हैं, समझ में आ गई? क्लास बफर हो रहा है, किसी एक के साथ समस्या सभी के साथ है, क्योंकि जब बफरिंग मेरी तरफ से होगी तो वो समस्या सभी लोगों को होगी, सभी को उसका सामना करना पड़ेगा। नहीं है? इसका मतलब आपका नेट कमजोर है, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो आप। नो बफरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखना, इसे थोड़ा ऊपर कर दो नहीं तो छिप रहा है ये थोड़ा सा। सवाल पढ़िएगा, कहता है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तैरना, दौड़ना और खेल। तैरना, दौड़ना और खेल। स्विमिंग, रनिंग एंड स्पोर्ट्स। बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर दिया करो भाई, पता तो चले आप किसकी बात कर रहे हो। मेंशन दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देन आंसर दी क्वेश्चन। सब सही चल रहा है, चलो अच्छी बात है, सही होना चाहिए। भाई स्टडी करेक्ट, क्योंकि स्विमिंग भी एक स्पोर्ट है और रनिंग भी एक स्पोर्ट है,
स्विमिंग रनिंग दोनों, यानी कि दौड़ना और तैरना दोनों खेल के अंदर आने चाहिए, ऑप्शन डी में केवल। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और देखिएगा अगला सवाल, इसमें गलती तो नहीं करेंगे। कह रहा है वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच संबंध को निम्न वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है। बेस्ट पॉसिबल, बताइए। स्टेशनरी, स्टेपलर, इरेजर। हाँ बिल्कुल, एमटीएस के लिए हेल्पफुल रहेगी युवराज सिंह। डॉक्टर, पिता, बहने, नौकरशाह, पुरुष, महिला, बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट कहते हैं इंग्लिश में उसको, पुरुष, रूपवान मतलब हैंडसम। आंसर सी बता रहे हैं। अरे सी वालों, सी का मतलब पुरुष और महिला आपस में मिक्स हो सकती है क्या कभी? कुछ पुरुष महिला हो सकते हैं क्या? कुछ महिला पुरुष हो सकती हैं क्या? देखो ऐसे समझा करो, स्टेशनरी, स्टेपलर, इरेजर। इरेजर स्टेपलर दोनों स्टेशनरी के अंदर आने चाहिए ना, नहीं आ रहे। ये तो कुछ कुछ वाला बना हुआ है, कुछ कुछ वाला डायग्राम बना हुआ है। अब जैसे इसे देखो, डॉक्टर, पिता और बहनें, भैया बहनें पिता बन सकती हैं क्या कभी? नहीं, तो ये तो टच हो रहे हैं तीनों आपस में, है ना? तो ये भी गलत है। नौकरशाह, पुरुष और महिलाएं, ब्यूरोक्रेट्स, मैन एंड वीमेन, तो पुरुष महिला टच नहीं कर सकते उसमें, तो तीनों टच हो रहे हैं, तो आंसर तो अपने आप ही जो बचा वो हो जाएगा। एक्सट्रोवर्ट, मैन, हैंडसम। कुछ एक्सट्रोवर्ट जो है ना, कुछ एक्सट्रोवर्ट वो मैन हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी समझते हैं ना, वो मैन हो सकते हैं, और कुछ मैन जो है वो हैंडसम हो सकते हैं, और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं? एक्सट्रोवर्ट मतलब मुंह पर बोल देने वाले, एकदम खुले स्वभाव वाले। इंट्रोवर्ट मतलब दबे कुचले, मन में विचारों को दबाए हुए कि मैं कैसे बोलूंगा, शर्माने झिझकने वाले, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। अरे तो एसएससी के बच्चे तुम तो सब जानते हो, मैं कैसे समझा रहा हूँ बताओ। मैं लंका को सोना दिखा रहा हूँ, वाह। है, मैं सूर्य को दीपक दिखा रहा हूँ, कैसी बात कर दी मैंने। चलिए अगला सवाल इज फ्रॉम दी सिलोजिज्म। सिलोजिज्म का सवाल है, एक बार इंग्लिश दिखा दें। ये लीजिए इंग्लिश, आउट स्पोकन। लो, मैंने कहा ना मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूं, आप लोग तो बहुत कुछ जानते हो। श्रेयस कह रहा है, आई एम इंट्रोवर्ट। शुड नॉट, यू शुड नॉट, होना नहीं चाहिए। चलो अब देखो जरा, इसने कहा कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है। कोई भी बेंच जो है ना, बेंच वो कुर्सी नहीं है, तो इसकी कुर्सी से लड़ाई करवा दी, कुर्सी से इसकी लड़ाई करवा दीजिए, कुर्सी नहीं है। फिर कह रहा है सभी सोफे बेंच हैं। अच्छा, तो सभी सोफे को हमने बेंच के अंदर बंद कर दिया। सभी मेजें सोफे हैं, तो सभी मेज को सोफे के अंदर बंद कर दिया। बस अब तो एक बात समझ लो, जब बेंच की लड़ाई कुर्सी से है ना, तो सोफे की लड़ाई भी कुर्सी से होगी, मेज की लड़ाई भी कुर्सी से होगी, क्योंकि उनके पिताजी लड़ बैठे हैं पड़ोसी से, इसलिए। निष्कर्ष पढ़िए, कहता है कोई मेज कुर्सी नहीं है। जी, कोई मेज कुर्सी नहीं है, सही होगा, क्योंकि जब बेंच कुर्सी नहीं है तो मेज भी नहीं है। कुछ सोफे कुर्सी हैं, कुछ सोफे कुर्सी से टच होते दिखते हैं क्या? नहीं, तो ये गलत होगा। सभी मेजें बेंच हैं, सभी मेज बेंच के अंदर आ रही हैं, जी, तो ये सही होगा। केवल फर्स्ट थर्ड निकलता है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी के समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं है इसमें? समझ में आ गई बात की नहीं? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल फिर से सिलोजिज्म से है, एक बार इंग्लिश देख लीजिए इसकी, फिर लौट कर आते हैं। ठीक है। नहीं बेटा, कल मैंने ही, सर जा रहे हैं। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को, डायग्राम बना लें सबसे पहले, उसके बाद निष्कर्ष पढ़ेंगे। कहता है सभी तारे चंद्रमा हैं, तो सभी तारे चंद्रमा हैं, तो सभी तारे को चंद्रमा के अंदर बंद करेंगे, चंद्रमा के अंदर बंद करेंगे। कुछ चंद्रमा सूर्य हैं, तो कुछ चंद्रमा को सूर्य ऐसे करके बनाएंगे।
सभी सूर्य उपग्रह हैं, सभी सूर्य को उपग्रह ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है, क्या सही क्या गलत। अच्छा, आपका आंसर आ चुका है डी, सभी का आंसर डी आ रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार जी। चलो चेक करते हैं। कुछ उपग्रह चंद्रमा है, जी सर, कुछ उपग्रह का पोर्शन चंद्रमा के अंदर दिखाई दे रहा है, तो जो दिखता है वो तो दिखता है ना, सही होगा। कह रहे कुछ उपग्रह तारे हैं, देखना जरा, क्या कुछ उपग्रह तारे से टच होते नजर आ रहे हैं? नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल सा रूल है अपना। फिर कह रहे कुछ चंद्रमा तारे हैं, जी हाँ, कुछ चंद्रमा तारे हैं, ये सही होगा क्योंकि रिलेशन बाहर से अंदर को कुछ में सही होता है, तो ये सही होगा। केवल पहला तीसरा ही निष्कर्ष फिर से अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, सारे के सारे प्रश्न क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट थर्ड फॉलो बिल्कुल सही शुक्ला जी। 25-26 बैच कब स्टार्ट होगा? ये कौन सा बैच है 25-26? वंडरफुल सेशन सिजो का, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं 25 प्रश्नों के साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।